चलो जी, लास्ट क्लास में अपन जब पढ़ रहे थे तो अपन हीट ऑफ एटोमाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस चला रहा था ना। तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है कि सर हीट ऑफ एटोमाइजेशन तो सिंपल सा है, एक मोल रिएक्टेंट होना चाहिए चाहे कुछ भी हो, और गैसियस प्रोडक्ट में टूट जाना चाहिए, गैसियस एटम के प्रोडक्ट में। बस इतनी हीट ऑफ एटोमाइजेशन है। लेकिन बॉन्ड का एक रूल है कि एक मोल ही बॉन्ड होने चाहिए, एक मोल ही, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। जैसे अगर अपन बात करें बेटा, मैं तुम्हें एग्जांपल दूं बेटा, जैसे मैंने ये लिया C2H6, क्या लिया बेटा C2। अगर मैं इसको हीट करूं तो क्या मिलेगा, दो कार्बन मिलेगा और छह हाइड्रोजन गैस। क्या ये हीट ऑफ एटोमाइजेशन के लिए सटीक बैठती है? मतलब इस इक्वेशन में जो भी डेल्टा एच आ रहेगा उसका नाम हीट ऑफ एटोमाइजेशन दो, पक्का है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन दो। अब वो बॉन्ड एनर्जी है कि नहीं है? तो बॉन्ड एनर्जी तो नहीं है ये, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी में एक मोल टूटना चाहिए, तो वो तो एक ही रहा। पर यहां से तो एक से ज्यादा बॉन्ड है, तो हम कहेंगे कि इसमें कई तरह के बॉन्ड टूटे, तो हम सबको जोड़ेंगे। तो कितने तरह के बॉन्ड टूटे बेटा? छह तरह के, तो CH बॉन्ड टूटे। तो फिर छह तरह के मतलब अगर एक CH बॉन्ड की जो एनर्जी है उसके छह गुना, उसकी छह गुना प्लस एक CC बॉन्ड की एनर्जी, एक CC, समझा गया? तो अगर मुझसे कोई यहाँ CH बॉन्ड की एनर्जी पूछे तो मुझे एटोमाइजेशन एनर्जी और CC बॉन्ड की एनर्जी दे दो, मैं बता दूंगा CH बॉन्ड की एनर्जी कितनी है। अरे बोलो, समझा क्या? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? आगे चले। अब नेक्स्ट देखो। हाँ, तो अगर मैंने कहा C6H6 या C6H12 ले ले, तो ये टूटा बेटा छह कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन में। तो क्या ये एटोमाइजेशन पे सटीक है? सर सटीक है। लेकिन क्या ये बॉन्ड एनर्जी हो सकती है? सर ये बॉन्ड एनर्जी, ये सब पे हाइड्रोजन है, क्या है बेटा? कौन बार बार फोन कर रहा है, एक मिनट रुकना। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से। तो हमें क्या करना है बेटा, एटोमाइजेशन तो ये पक्का है, लेकिन ये बॉन्ड एनर्जी है या नहीं? तो सिंपल सी कहानी है, बॉन्ड एनर्जी के लिए हम कहेंगे क्या, कितने, क्या यहाँ पे एक ही CH बॉन्ड टूट रहा है क्या? कि नहीं सर, यहाँ तो क्या टूट रहे हैं कि सर यहाँ पे 12 CH बॉन्ड टूटेंगे, क्या टूटेंगे? तो ये 12 CH बॉन्ड, एक CH बॉन्ड नहीं, 12 CH बॉन्ड प्लस 6 CC बॉन्ड की एनर्जी का समय। अरे बोलो। तो जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हम सीधी बॉन्ड एनर्जी नहीं निकाल सकते। वो एटोमाइजेशन में क्या होगा, उन छोटे छोटे बॉन्ड्स को सबको जोड़ना पड़ेगा। हमारी बात में, अगर कोई मोनो एटॉमिक होता, H2 है, वो टूटा 2H गैस में, तो ये हीट ऑफ एटोमाइजेशन तो है, और साथ में ये बॉन्ड एनर्जी भी, क्योंकि एक ही तो बॉन्ड टूटा। और चमका क्या? तो बॉन्ड एनर्जी का रूल क्या होता है, एक मोल बॉन्ड की बात है, किसकी बात है, एक है मोल, तो वो तो एक ही रहा। और ऐसे तो कितने हैं, तो इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। चमका क्या? अरे बोलो। अब देखो इसको यूज देखें। हमसे कहा कि फाइंड आउट डेल्टा एच आर, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आर निकालना है। ठीक है, ये रिएक्शन लिखी हुई है। और फिर हमें क्या कहता है कि एच एच की बॉन्ड एनर्जी, सी एच की बॉन्ड एनर्जी, सी डबल बॉन्ड, सी की बॉन्ड एनर्जी और सी सी सिंगल बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है। क्लियर है? तो देखो बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो अगर जिनकी बॉन्ड एनर्जी दी है तो मुझे इन सबका क्या निकालना पड़ेगा, एटोमाइजेशन एनर्जी निकाल लो। इस सर कैसे? मुझे पता है H2 किस में टूटेगा, 2H गैस में। तो इसका जो डेल्टा H आएगा, क्या वो एक CH बॉन्ड की एनर्जी के सम के, HH बॉन्ड की एनर्जी के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा? इस तरह ये एटोमाइजेशन की एनर्जी भी है और ये बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन है। तो इसकी जो डेल्टा H होगी वो क्या होगा, HH बॉन्ड की एनर्जी के बराबर होगा। और ये कितना हो जाएगा, 103। क्या हो जाएगा? C2H4 कौन होता है बेटा, एथीन। कौन होता है? एथीन क्या होता है, CH डबल बॉन्ड है, CH2। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो किसमें टूटेगा, 2C गैस और 4H गैस में। अरे बोलो। अब मुझे इसका डेल्टा एच निकालना है, तो इसका डेल्टा एच कैसे निकलेगा, किस तरह, क्या इसे मैं एटोमाइजेशन तो बोल सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट बॉन्ड एनर्जी नहीं बोल सकता।
कि सर कैसे, क्योंकि मैं कहूंगा यहाँ तो 4 तो सी एच बॉन्ड टूटे हैं, तो 4 तो क्या टूटे हैं, तो 4 सी एच बॉन्ड की एनर्जी लगेगी। अरे बोलो, और एक क्या लगेगी, सी डबल बॉन्ड है सी की, इन सब का क्या करना पड़ेगा, सम। तो सी सी बॉन्ड की एनर्जी तो मेरे पास लिखी हुई है 145, कितनी है बेटा 140, और सी एच बॉन्ड की मुझे एनर्जी पता है वो एक बॉन्ड की 99 है, तो 4 बॉन्ड की कितने हैं 396, तो क्या आ गया 541। तो इस इक्वेशन की एनर्जी भी आ गई, इसकी भी आ गई। अब बचा मेरे पास C2H6, यही होता है C2H6। अगर मैं इसे तोड़ूं, गैस से एटम में तोड़ना है, तो 2 सी गैस और 6 H गैस, ये एटोमाइजेशन की इक्वेशन है। बॉन्ड एनर्जी कैसी आएगी, सारे बॉन्डों की एनर्जी जोड़ो। तो आपने यहाँ कितने तरह के बॉन्ड तोड़े हैं, 6 तो सी एच बॉन्ड तोड़े और एक है सी सी बॉन्ड तोड़ा है। तो आपके सी एच बॉन्ड की एनर्जी ये रही, सी सी बॉन्ड की एनर्जी ये रही, सम कर दिया कितना आ गया 674। बोलो कोई दिक्कत है, तो हमें सबकी एनर्जी मिल गई बेटा। अब हमें इसकी थोड़ी पूछी है, हमें तो इस इक्वेशन की पूछी है, तो हमने इस इक्वेशन के सारे एलिमेंट की एनर्जी निकाल दी। अब मैंने आपको सिखा रखा है बेटा, जो चाहिए हमें, क्या चाहिए, C2H6 चाहिए। C2H6 कौन सी इक्वेशन देगी बेटा, ये वाली। लेकिन क्या आपको नहीं लगता इसको उल्टा करने की जरूरत है, अरे बोलो, या फिर अपन इधर से शुरू करें, हमें चाहिए H2, तो H2 हमें ये इक्वेशन देगी। क्या आपको उल्टा करना है कि सीधा के सीधा जोड़ना है, तो डेल्टा एच आर कितना आएगा बेटा 103। समझा क्या, हमें C2H4 की चाहिए, किसकी चाहिए, तो C2H4 के मुझे प्रोडक्ट में चाहिए कि रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में, तो डायरेक्ट जोड़ दो। इसकी जो एनर्जी थी 541 माइनस, मुझे किसकी चाहिए बेटा C2H6 की, मेरी जो रिएक्शन उसमें ये रिएक्टेंट में, मुझे कहां चाहिए प्रोडक्ट में, पलटी मार दो, आगे आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, कि हमें दे रखा है बॉन्ड डिसोसिएशन H2 का दे रखा है और N2 का, डेल्टा H फॉर्मेशन पूछा है अमोनिया का, किसका पूछा है, अमोनिया का। तो आपको पता है बेटा कि इसका फॉर्मेशन, अच्छा फॉर्मेशन दे रखा है, और हमें इस इक्वेशन का पूछा है, सर एक सेकंड रुक जाओ, कहां पे लिखा पूछा है, अच्छा ठीक है सॉरी, हमें क्या पूछा है, अमोनिया का एटोमाइजेशन पूछा है, कि अमोनिया की एटोमाइजेशन इक्वेशन, तो हमें पता है अमोनिया की एटोमाइजेशन इक्वेशन लिख लो। तो अमोनिया गैस 1 मोल लेना और किसमें तोड़ दो, गैस से N गैस और 3H गैस, तो उसका डेल्टा H आ गया हमारे पास में। अब जो हमें, अच्छा एक सेकंड, हमें ये निकालना है, सॉरी ये तो ये हमें क्या करना है निकालने, एक बार मैं मिटा देता हूँ इसको ताकि थोड़ा सा अपन कर सके आंसर, सारा पहले लिखा हुआ करेंगे कैसे। चलो अब करते हैं, हमें इस इक्वेशन का आंसर निकालना है, हमें इस इक्वेशन का क्या करना है आंसर। तो देखो बेटा आपके पास अमोनिया का फॉर्मेशन है, तो अमोनिया की फॉर्मेशन इक्वेशन लिखो, तो अमोनिया का फॉर्मेशन क्या करना है, 1 मोल बनना चाहिए, और अपने किससे बनना चाहिए बेटा, मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग से, तो हाफ N2 प्लस 3/2 H2 रेट करके बनाते हैं अमोनिया। तो ये कितना आ गया बेटा -46 किलो जूल। बोलो कोई दिक्कत है, अब देखो ध्यान से, N2 है, N2 का डिस्टोशन आपको क्या देगा डिस्टोशन, तो N2 किस में जाएगा 2N गैस में, N 941 आ जाएगा। इसी तरह H2 का कितना आ जाएगा 2H गैस कितना आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन के लिए, आ रही बात में। और अगर मुझे इस इक्वेशन का डेल्टा H चाहिए इस वाली का, तो मुझे क्या क्या चाहिए कि सर हमें एक तो अमोनिया चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन अमोनिया कहाँ चाहिए रिएक्टेंट में, और जो हमारे पास जो इक्वेशन बनी हुई है इनका तो डाटा गिवन था ना, मैं जिन इक्वेशन का डाटा गिवन है उसमें अमोनिया का है प्रोडक्ट में, हमें चाहिए रिएक्टेंट में, मतलब इस रिएक्शन को पलटी मारना पड़ेगा, अरे बोलो, और इस रिएक्शन में जैसे ही पलटी मारेंगे ये कितना हो जाएगा +46, अरे बोलो। अब हमें चाहिए एन गैस, क्या चाहिए, और यहाँ कितनी है बेटा 2N गैस, अरे बोलो है कि नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एन गैस लाने के लिए इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ से, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करके उल्टा करना है कि सीधा जोड़ना है, कि सर सीधा, क्योंकि प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट में ही चाहिए। भाई यहाँ 2 है हमें 1 चाहिए, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ से, अरे बोलो, तो एनर्जी भी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी 941 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, हमें चाहिए 3 हाइड्रोजन, कितने चाहिए, और जो हमें इक्वेशन उसमें कितने 2, तो 3 कब आएंगे बेटा, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, तो ये हो गया बेटा 436 इंटू, समझा क्या। नेक्स्ट होना बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वैसे तो अपन इसको ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, क्लियर है,
फिर भी अपन थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड नोन एज हीट ऑफ ए हाइड्रोजनेशन। क्लियर है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है? जैसे अपने पास ये सी डबल बॉन्ड सी है, इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसमें पाई बॉन्ड होता है, उसमें हम एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन। तो जैसे हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? CH बॉन्ड। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई उसका नाम क्या है बेटा? हीट ऑफ ए हाइड्रोजनेशन। जैसे मुझसे किसी ने ये अपने पास है बेंजीन, क्या है बेटा? तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा। तो जैसे मैं इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़े, कितने जोड़े? क्योंकि एक पाई बॉन्ड हटाने पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक पाई बॉन्ड हटाना है, उसकी जगह 2 हाइड्रोजन जोड़ने। क्या जोड़ने हैं? 2 हाइड्रोजन। तो एक पाई बॉन्ड हटा के 2 हाइड्रोजन, एक पाई बॉन्ड हटा के 2 हाइड्रोजन, एक पाई बॉन्ड हटा के, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ ए हाइड्रोजनेस। तो देखो बेंजीन में C6H6 था, क्या हो गया? C6H12। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो उसका नाम क्या है बेटा? हीट ऑफ ए। बोलो कोई दिक्कत है? समका क्या? पक्का ना? आगे चले। अब तो बेटा इस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को अपन थोड़ा सा और पढ़े। क्लियर है कि भाई कैसे वर्क करता है? इसमें एक चीज और आती है, रेजोनेंस एनर्जी। क्या आती है बेटा? एक काम करते हैं, अपन ऑर्गेनिक में ले लेंगे। किसमें ले लेंगे बेटा? ऑर्गेनिक में। जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा ना तो वहीं पे आ जाएगा। अभी मैं ऑर्डर तो समझा नहीं पाऊंगा स्टेबिलिटी का, ठीक है, कि ये ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है। जब ऑर्गेनिक आएगी तो मैं फिर से आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको ये क्या करा दूंगा? न्यूमेरिकल पोर्शन करा दूंगा। क्या करा दूंगा? इसका न्यूमेरिकल पोर्शन। अभी इसका क्वेश्चन आएगा, एक दो छोड़ते हुए चलेंगे ना, इसको अपन ऑर्गेनिक में सटाएंगे। क्लियर है? दो टॉपिक अपन छोड़ रहे हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, दोनों के दोनों ऑर्गेनिक में आएंगे, वहीं पे आराम से पढ़ेंगे शांति से। तब समझ में भी आएगा ये पाई बॉन्ड कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। किस पे आते हैं? न्यूमेरिकल पोर्शन यहीं तक था, बस एक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाला न्यूमेरिकल छोड़ते हुए चल रहे अपन। ठीक है, पहले तो मैंने पढ़ाया था ना, तो पढ़ा दिया था। इस बार तो मुझे लगता है कि बच्चों को समझ में कम आता है यहाँ पे। ऑर्गेनिक में अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि वो समझ में आता है पाई बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन जुड़े, क्या पंगा हुआ। यहाँ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो उसको वहीं पे लेंगे सेम डिटो। अब न्यूमेरिकल नहीं है, डेफिनेशनल है। क्या है बेटा? बस एक न्यूमेरिकल लास्ट में आएगा, न्यूट्रलाइजेशन में। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। खूब सारा पानी लो, उसमें 1 मोल सॉल्यूट डाल दो। क्या डाल दो? 1 मोल है। जो एनर्जी रिलीज हुई उसका नाम हीट ऑफ सॉल्यूशन है। उसका नाम क्या? हीट ऑफ है। समझा क्या? रिलीज हुई जो एनर्जी चेंज हुआ, रिलीज जो बोला जरूरी नहीं कि मैंने क्या किया, 1 मोल सॉल्यूट लिया पानी में, एक्सेस में पानी कम नहीं पड़ना चाहिए, पानी कम है। आरी बात में ज्यादा ही पानी होना, जितना आप सॉल्यूट ले रहे हो उससे बहुत ज्यादा पानी होना चाहिए। उसको मैं घोलने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम क्या है? हीट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, 3-4 जने हैं तो लाइन वाइज सुनते जाओ। हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 1 मोल सॉल्यूट लो और एक्सेस ऑफ ए सॉल्वेंट में घोल दो। समझा क्या? जैसे मैंने KCl सॉलिड लिया, ध्यान रहे 1 मोल सॉलिड सॉल्यूट लेना है। क्या लेना है? उसको पानी में डाला, उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई उसको क्या बोला? हीट ऑफ ए सॉल्यूशन। ये 1 मोल होना चाहिए बेटा, सॉल्यूट लेना है। आगे बात में, जैसे मैंने लिया NaCl एक्वस, पानी में डाला, बन गया NaCl एक्वस। क्या ये हीट ऑफ सॉल्यूशन है? क्या कहाँ पे ये NaCl एक्वस है तो सॉल्यूट कहाँ हुआ? कोई बने कुछ बने, मुझे कोई लेना देना नहीं। क्या ये सॉल्यूट है? क्या नहीं, ये तो NaCl एक्वस मतलब ये तो पहले से पानी में घुला हुआ है। मैं कहता हूँ सॉल्यूट होना चाहिए, प्योर सॉल्यूट। क्या होना चाहिए? सॉल्यूट। सॉलिड ना हो लेकिन प्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्योर, इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। तो प्योर सॉल्यूट का 1 मोल किसी सॉल्वेंट में घोलने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम क्या है? हीट ऑफ सॉल्यूशन। जो भी एनर्जी रिलीज में एनर्जी चेंज होती है, जो भी एनर्जी चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ ए सॉल्यूशन। समझा? अब देखो ध्यान से, अगर मैंने क्या किया, ये एक होता है एनहाइड्रस फॉर्म, एक होता है हाइड्रेटेड फॉर्म। क्या होता है? हाइड्रेटेड फॉर्म। CuSO4 सॉलिड क्या है बेटा? एनहाइड्रेट फॉर्म। क्लियर है? और ये हाइड्रेटेड फॉर्म CuSO4 डॉट ए 5H2। क्लियर है? अनहाइड्रेटेड मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा एकदम सूखी मिट्टी देखी है सबने। क्लियर है? और उसमें एक मॉइस्चर आ जाए, या फिर तुम घर पे देखते हो बारिश के दिनों में एक तो पहले नमक होता है और बारिश में वो नमी ले लेता है।
वो मॉइस्चर होता है। क्या होता है बेटा? मॉइस्चर। वही होता है हाइड्रेटेड फॉर्म, ये होता है अनहाइड्रेटेड। ये जो अनहाइड्रेटेड में मतलब कि एकदम सूखा है, CuSO4, उसको पानी में घोला। और एक CuSO4.5H2 की आपको सर इसमें पानी में घुला हुआ है क्या? में घुला हुआ नहीं है ये, इसमें पानी की नमी है। पानी की क्या है? मॉइस्चर है। क्या है बेटा? मॉइस्चर। मॉइस्चर वाले को बोलते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म। ये भी प्योर सोल्यूट है, ये भी क्या प्योर है? क्योंकि ये पानी में घुला नहीं है बेटा। जैसे नमक में मॉइस्चर आ जाती है, वो घुला हुआ थोड़ी होता है, बस उसमें मॉइस्चर होती है। क्या होती है? तो ये CuSO4.5H2 CuSO4। और देखो बेटा हाइड्रेटेड फॉर्म को मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको हाइड्रेटेड फॉर्म में कोई पानी के अंदर घुला हुआ नहीं होता, उसके अंदर जो होल्स होते हैं, खाली जगह होती है, उनमें पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। सबने आगरे का पेटा खाया होगा, आपने देखा होगा उसके अंदर पानी होता है। क्या होता है? पानी। लेकिन वो टाइम के साथ सूखता जाता है, वो पानी चला जाता है उससे। तो पानी उसकी क्या होता है, जो अंदर बीच में खाली जगह उनमें क्या रहता है? पानी रहता है, लेकिन वो पानी में घुला हुआ नहीं होता। जैसे आप हलवा खाते हो, हलवा खाया ना सबने, जब वो गर्मा गर्म बनता है तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा होती है, लेकिन जैसे टाइम बीतता जाता है मॉइस्चर क्या हो जाती है? कम। तो वो पानी में घुला हुआ थोड़ी है, घुला हुआ नहीं है। समझा क्या? तो ये अब कहीं बच्चा इसको समझ जाता है कि अच्छा पानी में तो पहले से घुला हुआ है। अरे घुला हुआ नहीं है, ये हाइड्रेटेड है और ये अनहाइड्रेटेड फॉर्म। बोलो कोई दिक्कत है? अगर हमने CuSO4 की किसी भी कंपाउंड की हाइड्रेटेड फॉर्म को पानी में डाला, में डाला बेटा पानी में, उसको वो भी पानी में घुल जाएगा। CuSO4 है एक्वस, यहाँ पे इसको बोलेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए CuSO4 सॉलिड। CuSO4 है सॉलिड। और अगर मैं CuSO4.5H2O को डालूं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए CuSO4.5H2O। ये दोनों हीट ऑफ हाइड्रेशन अलग अलग आएंगी, क्योंकि ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड। अरे बात समझ में? अरे बोलो पक्का? तो हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है बेटा? इसको क्या बोलेंगे? हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। इसे क्या बोलेंगे? हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4.5H2O। KCl को डोलता तो क्या बोलते हैं? हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए KCl। अब जो ध्यान से, हीट ऑफ सॉल्यूशन में भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हमको अंदाजा नहीं लगा पाते, लेकिन हमने एक चीज जरूर देखी है कि हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रेट फॉर्म, एनहाइड्रेट फॉर्म, जैसे ये एनहाइड्रेट फॉर्म में विच कैन बी हाइड्रेट, विच कैन फॉर्म ए हाइड्रेट, ऐसी चीज जो कभी हाइड्रेट बना सकती है लेकिन अनहाइड्रेट फॉर्म में। किस फॉर्म में? जैसे CuSO4 है, वो हाइड्रेट बनाता है, अगर मैं इसकी अनहाइड्रेट फॉर्म को पानी में डालूंगा तो वो एक्सोथर्मिक है। वो क्या है? क्लियर है? मतलब यहाँ हाइड्रेट नहीं बनाएगा, पानी में घुलेगा, लेकिन किसी की अनहाइड्रेट फॉर्म को पानी में डाला तब तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक। क्या होगा? एक्सोथर्मिक। याद रखना, किसी की अनहाइड्रेट फॉर्म जो हाइड्रेट बना सकती थी लेकिन अभी किस फॉर्म में है? अनहाइड्रेट फॉर्म में। अगर उसको पानी में डाला तो हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? एक्सोथर्मिक। और अगर इसी तरह से, तो ऐसा कौन कौन है बेटा? ये सब अनहाइड्रेट फॉर्म में ये कभी ना कभी हाइड्रेट बना सकते हैं। ये सब के सब क्या बना सकते हैं? हाइड्रेट। CuSO4, Na2SO4, ICl, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, ये सब क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्रेट। अपन उन्हीं को ले रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। आ रही बात में? तो ये सब के सब क्या बना सकते हैं? हाइड्रेट बना सकते हैं। तो अगर इनको पानी में डाला तो क्या होगा बेटा? एक्सोथर्मिक। क्या होगा बेटा? हीट ऑफ सॉल्यूशन विल बी एंडोथर्मिक फॉर हाइड्रेट फॉर्म। अगर इनकी हाइड्रेट फॉर्म को पानी में डाला तो अब एक्सो की जगह क्या है बेटा? एंडो। देखो कितना डिफरेंस है, एक में रिलीज है, एक में एब्जॉर्ब। तो अगर आपने किसी की अनहाइड्रेट फॉर्म को पानी में डाला तो क्या है बेटा? एक्सो। और किसी की हाइड्रेट फॉर्म को पानी में डाला तो एंडो। समझा क्या? तो इनको तो याद करने की भी जरूरत नहीं है क्या है, क्योंकि आपको जैसे हाइड्रेट फॉर्म देखिए आपके दिमाग में आ गया कि कोई सही हो, जितने भी हाइड्रेट फॉर्म होती है सबके सब क्या है बेटा? एंडो। समझा? नेक्स्ट वन देखो, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस विल बी एक्सोथर्मिक। अगर कभी एसिड और बेस को पानी में डालोगे तो हमेशा हीट ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक ही होगा। क्या होगा बेटा? एंडोथर्मिक नहीं होगा। समझा क्या? नेक्स्ट देखो, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी केटाइन और एनाइन विल बी एक्सोथर्मिक। ये बता सकते हो कैसे? क्योंकि आपको पढ़ाया था बेटा केमिकल बॉन्डिंग में सोल्वेशन एनर्जी। जैसे केटाइन को पानी में डालते हैं उसको पानी चारों ओर से घेर लेता है, और उसके दौरान जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, याद करो, किसी केटाइन को पानी में डाला, उसको पानी का क्या करता है बेटा? ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता? सॉल्वेशन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। पानी का जो एनाइन है वो उसे क्या करता है? अट्रैक्ट। और इस अट्रैक्शन पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम क्या था? सॉल्वेशन एनर्जी। तो अगर आपने किसी केटाइन और एनाइन को पानी में डाला तो वो भी क्या होगा? एक्सोथर्मिक।
तो कैटायन एनायन एक्सोथर्मिक, एसिड बेस एक्सोथर्मिक, हाइड्रेट फॉर्म एंडोथर्मिक और अनहाइड्रेट फॉर्म में एक्सोथर्मिक। समझा क्या? नेक्स्ट ध्यान समझना, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, इंटीग्रल हीट ऑफ ए। अब इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है? हीट ऑफ सॉल्यूशन है एक्सेस में सॉल्वेंट हो, एक्सेस में, और इंटीग्रल हीट क्या है कि पानी गिन गिन के हो, मतलब एक्सेस में ना हो पानी, पानी क्या हो, एक्सेस में ना हो के कुछ लिमिटेड अमाउंट में हो। किसमें हो बेटा? सॉल्यूट एक ही मोल है, प्योर सॉल्यूट है, लेकिन पानी अब की बार गिन गिन के, क्या है बेटा? गिन गिन के, मतलब क्या हुआ? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट। जैसे मेरे को कहा कि KCl सॉलिड, आपके पास क्या है बेटा? KCl है, उसमें 10 H2O डाला, क्या डाला बेटा? 10 H2O, मतलब 10 मॉलिक्यूल H2O के, तो उसे हम क्या बोलेंगे? KCl 10H2O। तो बेटा अगर मैं KCl डॉट 10H2O लिखता तो ये हाइड्रेट फॉर्म होती, क्या होती? मैंने ये नहीं लिखा, मैंने तो KCl 10H2O लिखा, इसका मतलब KCl को 10 मॉलिक्यूल के पानी में घोला गया है, या फिर 1 मोल KCl को 10 मोल पानी में घोला गया है। अरे बोलो, तो पानी गिन के लिया मैंने, अरे बोलो। तो इसे मैंने क्या बोला? इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला? इंटीग्रल हीट ऑफ है। लेकिन इसी KCl को मैंने 100 मोल पानी में घोला, तो उससे मैं क्या बोलूंगा? KCl 100H2O। तो क्या इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन एक होगी कि बहुत सारी होंगी? बहुत सारी। 10 मोल में पानी में घोलो, 11 मोल पानी में घोलो, 12 में घोलो, 13 में घोलो, 14 में घोलो, 15 में घोलो, सब में क्या हो गया? इंटीग्रल हीट ऑफ है। अगर आप पानी बढ़ाते जाओगे, एक टाइम पानी क्या हो जाएगा? एक्सेस में क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन ही क्या हो जाएगी? हीट ऑफ ए सॉल्यूशन। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन तो एक ही है, एक्सेस में पानी हो, उसमें घोला, तो वो तो क्या है? हीट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? और एक्सेस के अलावा जितना आपने पानी लिया लिमिटिंग में, उन सब केस में उसे क्या बोलेंगे? इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 5 मोल पानी में घोला, 6 मोल में घोला, 10 में घोला, 50, 100, ये सब क्या है? इंटीग्रल। अब मान लो उसके लिए एक्सेस 1000 होता है, तो 1000 मोल क्या हो गया? हीट ऑफ सॉल्यूशन। और उसके अलावा बाकी सब क्या है? इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या कई तरह की इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन हो सकती है कि सर कई तरह की हो सकती है? नेक्स्ट वन है हीट ऑफ डाइल्यूशन। हीट ऑफ ए, हीट ऑफ डाम भी पता है, डाइल्यूशन मतलब क्या हुआ कि पहले से सॉल्यूशन होना चाहिए, पहले से ही उसको डाइल्यूट करें, उसे उसे बोलते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं? हीट ऑफ डाइल्यूशन। आगे बात, तो हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 1 मोल सॉलिड लो, एक्सेस पानी में डाल दो, 1 मोल सॉलिड लो, गिन गिन के पानी में डालो, इंटीग्रल। और पानी में पहले घोल लो, और घुले हुए मतलब सॉल्यूशन में ऊपर से पानी डालो, ऊपर से क्या डालो? पानी। क्या हो जाएगा? हीट ऑफ ए डाइल्यूशन। समझा क्या? तीनों में फर्क समझ में आया? एक्सेस में पानी में सॉल्यूट पटको, हीट ऑफ सॉल्यूशन। गिन गिन के सॉल्वेंट, गिन गिन के, मोल तो एक ही सॉल्यूट का, गिन गिन के सॉल्वेंट लो, इंटीग्रल। और पहले से घुले हुए सॉल्यूशन में, पहले से अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें पानी डालो ऊपर से, तो हीट ऑफ ए डाइल्यूशन। समझा क्या? नेक्स्ट में आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ ए, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? अभी हमने क्या देखा बेटा कि जो CuSO4 सॉलिड है, इसको पानी में डाल दिया एक्सेस में, तो हीट ऑफ सॉल्यूशन। गिन गिन के डाला तो इंटीग्रल, और इसके सॉल्यूशन में पानी डाला तो डाइल्यूशन। लेकिन अब इतना ही पानी डालो कि ये अपने डिहाइड्रेट फॉर्म से हाइड्रेटेड फॉर्म में चला जाए। किसमें चला जाए? घुला नहीं है। मॉइस्चर इसके क्या हुआ बेटा? जो इसके बीच में खाली जगह है उनमें मॉइस्चर क्या होगी बेटा? एब्जॉर्ब होगी। मॉइस्चर क्या होगी? एब्जॉर्ब। सारी बात में, तो ये घुलना नहीं हुआ है, तो सॉलिड ही, सॉलिड का भी सॉलिड है, तो ये क्या हुआ बेटा? हाइड्रेटेड फॉर्म। क्या हुआ बेटा? समझा क्या? तो हाइड्रेट ऊपर वाले तीनों में घुला हुआ था, इसमें घुलता नहीं है। समझा क्या? इसमें घुलना नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी रिलीज। ध्यान रखना बेटा, एनर्जी रिलीज एक्सोथर्मिक है ये, इसका भी नोटंकी है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए ऑफ साल्ट फ्रॉम ए अनहाइड्रेटेड फॉर्म, कि उसकी अनहाइड्रेटेड फॉर्म में अगर उसे हाइड्रेट फॉर्म बनाए, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? हीट ऑफ ए हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज ए एक्सोथर्मिक। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, इन सब का मिलाकर एक ही क्वेश्चन बनता है। कहता है हीट ऑफ सॉल्यूशन CuSO4 सॉलिड, CuSO4 डॉट 5H2O, मतलब अनहाइड्रेट फॉर्म और हाइड्रेट फॉर्म दोनों की क्या दे रखी है मुझे? हीट ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर वो मुझे साइन नहीं देता तब भी मुझे पता होता था कि अनहाइड्रेट फॉर्म की क्या लेता बेटा? एक्सो, और हाइड्रेट की क्या लेता? एंडो। फाइंड आउट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CuSO4।
तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ बेटा कि CuSO4 सॉलिड 5H2O लेके किसमें चला जाए, CuSO4 डॉट ए, मतलब इस इक्वेशन की मुझे एनर्जी चाहिए बेटा, और मुझे क्या दे रखा है, इसका हीट ऑफ सॉल्यूशन, इसका हीट ऑफ सॉल्यूशन, और हीट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इससे भी एक्सेस पानी में पटको, तो CuSO4 एक्वस, एक्सेस पानी को सिर्फ एक्वस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और क्या मिलेगा, CuSO4 एक्वस। इसी तरह CuSO4 डॉट 5H2O की क्या लिखोगे, प्लस एक्वस इंटू प्लस क्या बन गया, CuSO4 एक्वस, बनेगा तो प्रोडक्ट सेम ही, भाई पानी में घुलने के बाद तो एक ही हो जाएंगे। अरे बोलो, अब मुझे ये दो इक्वेशन गिवन है, इसकी पूछिए, तो मुझे CuSO4 सॉलिड चाहिए, तो ये तो CuSO4 डॉट 5H2 है, तो CuSO4 सॉलिड क्या मुझे इसी वाली इक्वेशन से मिलेगा, तो क्या मुझे पहली इक्वेशन को उल्टा करना है कि सीधा का सीधा लिखना है, फिर मुझे चाहिए पानी, लेकिन पानी तो दोगला है, पानी तो क्या है, इग्नोर, क्या करो बेटा, फिर हमें क्या चाहिए, CuSO4 डॉट 5H2O, वो मुझे कौन देगा, सेकेंड इक्वेशन, वो भी पलटी मार के, क्या करके, हेलो समझा क्या। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ ए, देखो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके जो न्यूट्रलाइज होते हैं उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसी का नाम क्या है, हीट ऑफ ए, लेकिन अपन तो डाटा वाइज चलते हैं, किस वाइज चलते हैं, डाटा। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग 1 मोल H प्लस, एक मोल क्या होना चाहिए, H प्लस, एंड 1 मोल OH माइनस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, पहली बात ये कंसंट्रेट नहीं होने चाहिए कि डाइल्यूट एसिड होना चाहिए, डाइल्यूट बेस होना चाहिए, तो एक मोल डाइल्यूट एसिड, एक मोल डाइल्यूट एसिड नहीं, एक मोल डाइल्यूट H प्लस, एसिड तो H2SO4, एक मोल लूंगा तो मतलब 2 मोल H प्लस आ जाएंगे, मैंने एक मोल H प्लस बोला है, क्या बोला है, एसिड एक मोल H प्लस, एक मोल OH माइनस, अगर डाइल्यूटेड फॉर्म में एक दूसरे से जो रिएक्शन करे उसी को क्या बोलते हैं बेटा, कि भाई एक एनर्जी रिलीज कब है, जब एक मोल H प्लस एक मोल OH माइनस आपस से को एक दूसरे को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज, क्या कर दे, और आपको पता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा ही क्या होती है, एक्सोथर्मिक। सबसे पहले बात करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो बड़ा सिंपल सी कहानी है, अगर आपके पास एक मोल H प्लस और एक मोल OH माइनस जब भी आएंगे आपस में क्या बना देंगे, पानी, क्या बना देंगे, इस पूरी प्रोसेस में जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलीज होगी वो होती है -55.9 किलो जूल पर मोल, माइनस याद होना चाहिए, -55.9 किलो जूल पर मोल, और ये तो पर मोल में, अभी हम रेडॉक्स में एक इक्विवेलेंट और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट, तो वो होता है -13.7 किलो कैलोरी, देखो ये किलो जूल है, किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट है, दोनों डाटा क्लियर है, ये क्या है, किलो जूल पर मोल, और ये क्या है, किलो कैलोरी इक्विवेलेंट, अगर इस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो कैलोरी की जगह क्या लिख देना, 4.8, वो मोल है पर ये इक्विवेलेंट है, और मोल इक्विवेलेंट अलग अलग होते हैं, रेडॉक्स में पढ़ेंगे। अरे बोलो समझा क्या, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, तो ये याद रहेगा कि एक मोल H प्लस और OH माइनस में इतनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अब देखो बड़ा ध्यान से कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि 2 मोल NaOH और 1 मोल H2SO4 रिएक्शन करते हैं तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होगी, बोलो इतना क्या सोच रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि 2 मोल NaOH का मतलब OH माइनस, हमें तो पता है एक OH माइनस और H प्लस रिएक्शन करने पर 55.9 एनर्जी रिलीज होनी थी, लेकिन उसने 2 मोल NaOH लिया, मतलब OH माइनस भी कितना है, 2, और 1 मोल H2SO4 में H प्लस कितने हो जाएंगे, 500 जी क्या हो जाएगा, दुगना। अरे बोलो ये बताओ बेटा कि 1 मोल NaOH प्लस 2 मोल H2SO4, अब बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कुछ ज्यादा नहीं होगी, बोलो भाई, कि सर 1 मोल NaOH तो OH माइनस 1 मोल होगा, H2SO4 होगा आपके पास 4H प्लस, लेकिन यहाँ तो एक H प्लस रिएक्शन कर पाएगा, भाई न्यूट्रलाइज तो एक ही H प्लस हुआ, बाकी 3 H प्लस तो न्यूट्रलाइज ही, तो हम सिर्फ एक की बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे बोलो, अगर 2 मोल NaOH होता तो OH माइनस 2 लेता तो H प्लस भी कितना लेता, 2, बाकी 2 H प्लस काम के ही, जो न्यूट्रलाइज हुआ सिर्फ उन्हीं को लेना है, समझा क्या, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में कोई दिक्कत नहीं है,
तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज इंडिपेंडेंट ओवर नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब आप स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास, तो HCl लो, HBr लो, कोई फर्क है? अगर 1 मोल HCl और 1 मोल NaOH से जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी रिएक्शन 1 मोल HBr और 1 मोल NaOH से होगी। हमें इससे फर्क है नहीं पड़ता अगर वो स्ट्रॉन्ग है। क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग। वीक हुआ तो नहीं, वीक क्या पूरी तरह टूटता नहीं है ना। अरे बोलो, कोई सा भी दो, अगर स्ट्रॉन्ग 1 मोल स्ट्रॉन्ग 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस एसिड 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपस में रिएक्शन किए तो हमें कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट वन है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर मोल इज सेम फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पर मोल हमेशा सेम है। अरे बोलो, 1 मोल है आपके पास H प्लस 1 मोल OH माइनस, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से आए चाहे किसी स्ट्रॉन्ग बेस से आए कोई फर्क है नहीं पड़ता, हमेशा 55.9 माइनस में रिलीज हो रही है या फिर -13.6 किलो कैलोरी पर मोल इक्विवेलेंट, सॉरी। बोलो कोई दिक्कत है? अब आता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। किसका आता है बेटा? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर वीक एसिड और ए स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? तो देखो वीक एसिड, जैसे मेरे पास ये एक वीक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड है OH। क्लियर है? ये क्या है बेटा? एक वीक एसिड। मैंने इसकी रिएक्शन कराई NaOH से। किससे कराई? एग्जाम में लिखा रहता है, अभी अब तक तुम पढ़ोगे, जब केमिस्ट्री पढ़ लोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे, तब आपको पता होगा कौन वीक है कौन है स्ट्रॉन्ग है। तो एक वीक एसिड की NaOH से रिएक्शन कराई, NaOH क्या करेगा? इसके H प्लस खा जाएगा। क्या खा जाएगा? H प्लस। और ये क्या हो जाएगा? CH3, ये साल्ट बन जाएगा और साथ में पानी। तो देखो बेटा, 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस आपस में रिएक्शन किए तो आपको पता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी रिलीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बोलो, ये रूल है और इतनी होती थी। लेकिन पंगा क्या है कि एसिड और बेस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में H प्लस और OH माइनस टूटे हुए रहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं? जो H प्लस हमेशा दे। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं? जो OH माइनस हमेशा दे। लेकिन यहाँ समस्या ये OH बॉन्ड टूटा हुआ ही नहीं होता, तभी तो इसका नाम वीक एसिड है। भाई वीक एसिड क्यों है? क्योंकि H प्लस उतना नहीं देता। कि सर क्यों नहीं देता? क्योंकि OH बॉन्ड टूटा हुआ ही नहीं होता। OH बॉन्ड टूटा हुआ ही, अगर ये OH बॉन्ड टूटा हुआ नहीं, इसका मतलब हमें ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। न्यूट्रलाइजेशन करते समय हमें ये तोड़ना, और तोड़ना पड़ेगा मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितनी इस बॉन्ड की एनर्जी है। तो देखो बेटा, इस न्यूट्रलाइजेशन में इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, पर पहले इतनी एब्जॉर्ब हुई। हम तो बनी वाला सा हिसाब करेंगे। नेट कितना आया बेटा? इतनी रिलीज हुई, पहले इतनी एब्जॉर्ब हुई, अब इतनी रिलीज हुई। तो नेट हिसाब क्या होगा बेटा? -59 प्लस बॉन्ड एनर्जी। आ जाएगा हिसाब अपने आप ही। भाई ये इतनी एब्जॉर्ब हुई, इतनी रिलीज हुई, नेट आ जाएगा। अरे बोलो, अब एग्जामिनर इसका क्वेश्चन कैसे देता है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देता है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, ये भी देता है, ऊपर लिख देता है स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की, ऐसे लिख देता है कि हमने HCl और NaOH के 1-1 मोल की रिएक्शन कराने पर इतनी एनर्जी रिलीज हुई। फिर कहता है कि उसी NaOH की रिएक्शन एसिडिक एसिड से कराई, तब एनर्जी कहता है कि 50.9 जूल रिलीज हुई। ये लिखता है। तो बताओ कि वीक एसिड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? तो बता दोगे? अरे बोलो, जो डिफरेंस आया वही तो बॉन्ड एनर्जी है। नेक्स्ट वन है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और जैसे अपने पास NH4OH एक वीक बेस है और HCl के स्ट्रॉन्ग है एसिड। इसने भी रिएक्शन की तो इसका OH माइनस और इसका H प्लस मिलके क्या बना देंगे? H2O। बाकी बना क्या बना लेगा? साल्ट। तो इसके 1 मोल पे इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी कि सर 55.9 इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी। अरे बोलो, लेकिन समस्या है कि हमें उस OH को तोड़ने के लिए पहले एनर्जी देनी पड़ी। तो जो नेट आएगा वो क्या आएगा बेटा? इन दोनों का सम। वापिस वही क्वेश्चन पूछेगा। अरे बोलो, लेकिन अगर एक वीक एसिड और एक वीक बेस दे दे, एक वीक एसिड और एक है, तो आपको पता है कि एक वीक एसिड है एक वीक बेस है, दोनों रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अरे बोलो, इसका भी एक H प्लस इसका एक OH माइनस, तो हमें पता है एनर्जी कितनी रिलीज होनी चाहिए थी? -55.9 रिलीज होनी चाहिए थी। लेकिन अब की बार आपको इस वीक बॉन्ड को भी तोड़ना पड़ेगा, एसिड के और बेस के वीक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा इसको तोड़ने में X लगा, इसको तोड़ने में एनर्जी Y लगी, तो नेट क्या आएगी बेटा? इन सब का सम। सम का क्या? अरे बोलो, हमसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा ऐसा बोल देता है इन दोनों की ऐसे रिएक्शन हुई तो जो नेट है वो क्या होगा? तो 55.9 से कुछ कम ही रिलीज होगा।
अरे बोलो, क्योंकि ये दोनों तो एब्जॉर्ब हुई तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ऑल ओवर क्या आएगा -50, कुछ कम ही रिलीज हुआ ना। अरे बोलो, क्योंकि नेगेटिव साइन तो सिर्फ रिलीज को बताता है, किसको बताता है, का। जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नंबर 129 आपके मॉड्यूल में होगा। अब जैसे HCl प्लस NaOH, HCl प्लस है, ये रिएक्शन करके क्या रिलीज करता है, -59.9 किलो जूल पर मोल, ऐसा लिखाएगा। फिर कहता है HCl और NaOH ने रिएक्शन किया और इसकी न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी इतनी है, -12.1 किलो जूल पर मोल। तो पूछता है बॉन्ड एनर्जी बताओ, क्या बताओ। आपको पता है कि HCl प्लस NaOH रिएक्शन करेंगे, और इनके रिएक्शन पे जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलीज होनी चाहिए वो तो इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन हमने पता है इसका बॉन्ड हमने तोड़ा है, बॉन्ड हमें अपने आप पता लग जाएगा कम हो गया, इसका मतलब वो एक वीक एसिड, ये क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतना प्लस से बॉन्ड एनर्जी। आपको ये वैल्यू गिवन है, ये आपको पता है, तो क्या बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे बोलो। नेक्स्ट बनाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, क्या है बेटा, ऊपर जितनी प्रोसेस हुई है ना, आपने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाली है, हीट ऑफ कंबंशन, ये सब इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में निकालते हैं। आ रही बात में, इस बॉम्ब कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या बेटा है कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्क एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किस पे वर्क करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करता है, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क तो इसका जीरो है, वर्क क्या है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे करता है, इसका मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है बेटा, क्यू होता है। अरे बोलो, तो इसका पहला क्वेश्चन तो यही होता है, हीट कहता है कि आपको क्यों निकालना सिखाऊंगा मैं, और डेल्टा यू पूछता है, क्या आप डेल्टा यू बता दोगे। अब कभी कभी वो क्या करता है, खुद लिख देता है कि एक बॉम्ब कैलोरीमीटर है जो हमारा आइसोबारिक है, क्या है, उस वक्त हीट किसके बराबर होगा, डेल्टा एच के, किसके बराबर होगा, कुछ ना कहा गया हो तो आइसोकोरिक लेना है, क्या लेना है, ठीक है। अब होता क्या है, इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये तो मैंने बोल ही दिया, होता कैसा है देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, एक एडियाबेटिक वॉल लगी होती है, क्या होती है, एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल इसलिए लगा ताकि अंदर की हीट बाहर न जाए, बाहर की हीट अंदर ना जाए। इसके अंदर एक क्या लगा रखा होता है बेटा, एक फ्लास्क लगा होता है, इसे समझ सकते हैं, बर्तन लगा है, ये कांच का होता है, इसके अंदर रिएक्शन करवाते हैं, इसके अंदर क्या करवाते हैं, मतलब जैसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन करना है, हीट ऑफ कंबंशन करना है, जो भी करना है, जैसे मुझे मेथेन को जलाना है तो इसके अंदर लाके जलाऊंगा, इसके अंदर लाके जलाऊंगा, इधर से मेथेन पहुंचाऊंगा, इधर से ऑक्सीजन पहुंचाऊंगा और आग लगा दूंगा, बंद कर दूंगा, तो इसके अंदर जलेगी मेथेन। अब इसके अंदर मेथेन जलेगी तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज, एनर्जी रिलीज होगी, तो इससे एनर्जी क्या आएगी, बाहर, बोलो भाई, तो हीट बाहर आएगी, और हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी, कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी, या फिर जो अंदर की वॉल है वो तो गर्म होगी, भाई हीट को बाहर नहीं जाने देगी, लेकिन जो अंदर वाली वॉल है वो भी तो गर्म होगी कि नहीं होगी। जैसे तुम्हारी मिल्टन वाली बोतल है, इसमें पानी भर रखा गर्म, खाली करके अंदर वाली वॉल को हाथ लगाओ, गर्म फील होती है कि नहीं होती, अंदर वाली वॉल तो गर्म है, चलो बाहर हीट नहीं आने दिया, लेकिन अंदर वाली वॉल तो क्या है बेटा, गर्म है। तो यहाँ से जो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई, इसकी जितनी हीट निकली उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, पानी, और इंटरनल वॉल। हमें पानी का वजन गिवन आता है एम ग्राम में लिक्विड, कैपिटल एम ग्राम क्या है, लिक्विड, हमें अंदर लिक्विड का क्या गिवन आएगा, वजन गिवन आएगा। तो हमें पता है कि जो हीट रिलीज हुई वो किसके बराबर है, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, जितनी हीट पानी ने एब्जॉर्ब कर ली, प्लस हीट एब्जॉर्ब बाय कंटेनर, जितनी हीट निकली उसको या तो पानी एब्जॉर्ब करेगा या कंटेनर, इंटरनल वॉल तो एब्जॉर्ब करेगी। अरे बोलो, तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू। अब देखो बेटा, पानी ने हीट एब्जॉर्ब की, हमें कैसे पता चला, तो हमें पता है, आपको पता है बेटा, Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम एस डेल्टा टी, पढ़ा था अपन ने। एम क्या है, मास, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी तो हमने थर्मामीटर लगा रखा, क्या लगा रखा है, एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले टेम्परेचर T1 था, एक्सपेरिमेंट शुरू होने के बाद टेम्परेचर है T2, तो क्या हमें डेल्टा टी पता लग जाएगा, और हमें डेल्टा टी पता लग जाएगा, तो Q इक्वल टू क्या आ गया, एम एस ए डेल्टा टी, तो पानी ने जितनी हीट एब्जॉर्ब की वो पता लग गई। अरे बोलो, अब इंस्ट्रूमेंट का मास नहीं देखे, इंस्ट्रूमेंट की वो स्पेसिफिक नहीं देखे, इंस्ट्रूमेंट की क्या देता है, हीट कैपेसिटी क्या देता है, और आपको पता है एमएस का मतलब ही तो सी होता है, तो सी डेल्टा टी। अरे बोलो, तो हमने क्या लिख दिया बेटा, सी, और ऊपर सी लिखने मतलब ये क्या, हीट कैपेसिटी किसकी, कंटेनर की, किसकी बेटा, तो हीट कैपेसिटी कंटेनर इनटू डेल्टा टी।
अब वो हो सकता है वो मुझे मास और एस का मल्टीप्लाई दे, मुझे सीधे क्या दे दे, हीट कैपेसिटी दे दे लिक्विड की। तो मैं एमएस की जगह क्या लिख दो, सी लिक्विड है डेल्टा टी प्लस सी कंटेनर है डेल्टा टी। और मैं अगर दोनों में से डेल्टा टी कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, सी लिक्विड प्लस सी कंटेनर। अरे बोलो। और हो सकता है कि मुझे वो ऐसा बोल दे, कुछ बोले ना कहे, सिस्टम की हीट, सिस्टम की हीट कैपेसिटी, सिस्टम की हीट कैपेसिटी मतलब है लिक्विड प्लस कंटेनर की हीट कैपेसिटी का क्या दे दे, मिक्स फॉर्म। अरे बोलो। तो मैं उसे क्या लिखूंगा, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इनटू डेल्टा टी। तो अब मुझे क्या देता है कि अगर मुझे सिस्टम की हीट कैपेसिटी दिया और क्या टेम्परेचर यहां से यहां बदल गया तो मुझे क्या क्यू मिल जाएगा। मुझसे कहे नहीं, अंदर लिक्विड उसका मास एम है, उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है एस है, तो मैं एमएस डेल्टा टी से लिक्विड का निकालूंगा, कंटेनर का देगा तो उसे कंटेनर का निकालूंगा, दोनों का अलग अलग देगा तो अलग अलग निकालूंगा। बहुत बार वो यूं कह देता है कि कंटेनर ने तो एब्जॉर्ब ही नहीं की, तो मतलब मैं इसको क्या कर लूंगा, क्या मेरे पास क्यू आ जाएगा। और जो क्यू आएगा वही कौन होगा, डेल्टा यू। लेकिन वो डेल्टा यू नहीं पूछता, वो डेल्टा एच पूछता है। कहता मेथेन गैस को जलाई डेल्टा एच बताओ। तो आपको पता है CH4 रिएक्शन करके O2 से क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O। तो ये आपके पास CH2 गैस हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया, ये गैस हो गया। तो आपको पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस से, बोलो निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे, समझा भाई। क्यू से डेल्टा यू आ गया, डेल्टा यू से डेल्टा एच आ जाएगा। ध्यान, डेल्टा एच सीधा नहीं निकालना। हाँ वो यूं बोल दे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर आइसोबारिक है तब सीधा बोल देंगे, वरना सिर्फ डेल्टा यू आएगा। क्या आएगा, समझा क्या। नेक्स्ट वन होता है बेटा कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होती है बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, पर ग्राम हीट ऑफ कंबंशन, पर ग्राम, ध्यान रहे पर मोल नहीं, पर मोल तो क्या होता है, अगर किसी के एक मोल को जलाने पर उसे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबंशन। मैं कहता हूं पर मोल नहीं, पर ग्राम जलाओ। क्या जलाओ बेटा, पर ग्राम। जैसे मैंने कहा कि CH4 की पर मोल एनर्जी 20 किलो जूल पर मोल है, इसी तरह C2H6 है, उसकी 40 किलो जूल है पर मोल है। आ रही बस में। तो हीट ऑफ कंबंशन हमेशा क्या होती है, पर मोल। मुझे चाहिए पर ग्राम, क्या चाहिए, पर ग्राम का मतलब इसका मास कितना है 16, इसका मास कितना है 32। तो 16 ग्राम पे 20 है, 32 ग्राम पे 40 है। तो पर ग्राम निकालने के लिए क्या करोगे, 16 से डिवाइड। अरे बोलो। तो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, जो आपकी हीट ऑफ कंबंशन होती है ना उसमें मोलर मास का डिवाइड देते हैं, किसका मास डिवाइड कर देते हैं, समझा क्या। उससे हमें क्या आ जाती है, पर ग्राम क्या जाती है, क्योंकि हमें पर मोल बोला है, मतलब ये 16 ग्राम के लिए इतनी है तो इसका मोलर मास था। तो 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, 16 से डिवाइड कर दो, यहाँ 32 से डिवाइड कर दो। तो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालनी है, पर ग्राम। ध्यान रहे पर मोल है नहीं, हीट ऑफ कंबंशन होती है पर मोल। तो हीट ऑफ कंबंशन में उसी के मोलर मास का डिवाइड दे दो जिसकी हीट ऑफ कंबंशन है, आपके पास क्या आ जाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू हमें क्या बताती है, फ्यूल दो जेव हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू बेस्ट फ्यूल, जो पर ग्राम ज्यादा जलते हैं, जो पर ग्राम है, पर मोल से नहीं, पर ग्राम, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है वही अच्छा फ्यूल होता है बेटा। असल में ऐसा नहीं कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू तो मतलब कहते पर मोल, जैसे अगर मैं लूं कि अगर मैं तुम्हारे सामने ये लूं C10H22, ऑफकोर्स इसका हीट ऑफ कंबंशन, इसका 1 मोल लूं और CH4 का 1 मोल लूं तो ऑफकोर्स इसकी हीट ऑफ कंबंशन तो बहुत ही ज्यादा होगी ना, क्योंकि इसका 1 मोल में इसका मोलर मास बहुत ज्यादा है। भाई इसके 1 मोल का मतलब कितना हुआ, 120, 120 और 142 ग्राम। तो इसके 1 मोल का मतलब आपने 142 ग्राम जलाया है, और इसके 1 मोल का मतलब क्या है, आपने 16 ग्राम जलाया। तो ऑफकोर्स वो ज्यादा निकलेगा, क्योंकि मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है ना हीट ऑफ कंबंशन। तो लेकिन पर ग्राम देखोगे तो इसका बहुत ही ज्यादा है। इसलिए तो मेथेन वेथेन को यूज करते हैं, मेथेन एथेन प्रोपेन इन्हीं को तो यूज करते हैं सिलेंडर में, वरना इनको क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि वो 1 मोल नहीं, पर ग्राम तो बहुत ही कम है। वो तो 1 मोल में 142 ग्राम है। अरे बोलो, चमका क्या, चैप्टर खत्म। कल अपन करेंगे इसके क्वेश्चंस।